अस्सलामुअलैकुम। एक नए हफ्ते के आगाज़ में आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन 3 अहम स्टोरीज़ को हम डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले बात होगी DPO अटक डॉक्टर गयास गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो PTI के एहतजाज से मुतालिक कुछ अहम हक़ाइक़ सामने ले आए हैं। वो हक़ाइक़ क्या हैं और क्या उनकी बुनियाद पर हुकूमत सख्त फैसले लेने जा रही है, जानने की कोशिश करेंगे। आज की दूसरी स्टोरी में बानी पाई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक ज़ेर बहस रहेगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान की खराबी सेहत से मुतालिक जो खबरें हैं वो गलत हैं। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। अगर तबीयत नासाज नहीं तो रहनुमाओं ने आखिर झूठा बयानिया क्यों बनाया, सवाल का जवाब तलाश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इंटरनेट की स्लो स्पीड पर बात होगी, जो कि बरकरार है और सारिफीन खासे परेशान हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सुस्त रवैये का शिकार है, लेकिन वज़ीर मुमलिकत बराए IT को ऐसा कुछ नहीं लग रहा, उनके लिए सब ठीक है। इंटरनेट की सुस्त रवैये की वजूहात क्या हैं और ये मामला आखिर कब ठीक होगा, जानने की कोशिश करेंगे। आज के डिस्कशन के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का आपसे तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मोहम्मद आदिल साहब मौजूद हैं, इसके साथ साथ इफ्तिखार फिरदौस साहब हमें ज्वाइन करेंगे और आमिर खाकवानी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज DPO अटक डॉक्टर गयास गुल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि PTI का जो एहतजाज था वो एहतजाज नहीं, इंतशार है। कुछ अहम हक़ाइक़ वो सामने ले आए, अगर कुछ मैं बयान कर सकूँ। उन्होंने कहा है कि मुजाहिरीन से ब्राज़ील मेड आंसू गैस शेल मिले हैं, जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते और उनकी शिद्दत पाकिस्तानी शेल से 5 गुना ज़्यादा है। गन्स निकली हैं। इसके साथ साथ 8% अफराद अस्करी विंग के थे। 89 अफराद ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान में कोई डाटा ही मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये लोग एक वायरस कम्युनिकेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रही थी। तमाम तर सिचुएशन पे आदिल साहब, बहुत से सवालात हैं जिन्होंने जन्म ले लिया है। उन सवालात के जवाबात अगर हम जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो ब्राज़ील मेड आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए गए मुजाहिरीन की जानिब से, आखिर ये शेल कहाँ से आए? देखिए, ये KP में तो ये कोई एक अनहोनी बात नहीं है। वहाँ पे चूँकि अफगानिस्तान साथ लगता है और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बाकी मुल्क के अंदर शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर आपको ये चीज़ें जो है वो नज़र आ सकती हैं, स्मगल हो सकती हैं और होती रही हैं। लेकिन बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ है वो एक पॉलिटिकल जमात थी, लेकिन उसका बिहेवियर पॉलिटिकल से ज़्यादा इंतहा पसंदी की तरफ चला गया। मुतालबात आपके जो भी हों, मसाइल आपके जो भी हों, अगर आपके ख़िलाफ़ गलत मुकदमात, माजी में भी बहुत सारी पॉलिटिकल शख्सियात के ख़िलाफ़ बनते रहे हैं, अब भी अगर उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रियासत के ख़िलाफ़ हथियार लेकर खड़े हो जाएं और आप रियासत को चैलेंज करें। आप एक ऐसा माहौल पैदा करें कि जो आपकी पॉलिटिकल हैसियत है वो पीछे रह जाए और आपके ऊपर एक इंतहा पसंद पार्टी का, एक इंतशार पसंद पार्टी का जो है वो लेवल जो है वो आपके ऊपर लग जाए। तो तहरीक इंसाफ बेसिकली बदकिस्मती से, और इसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ ही कसूरवार नहीं है, बहुत सारे वो अनासर भी कसूरवार हैं जो प्रोटेक्ट करते रहे हैं तहरीक इंसाफ को। इन सारी हरकतों के बावजूद, इन सारे इंतशार के बावजूद, इन सारी जो तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तरह के जो है हमले होते रहे हैं वफाक में, 2014 से ये सिलसिला चला आ रहा है। और एक मुकम्मल तरबियत याफ्ता जो है वो एक फोर्स है, स्ट्रीट पावर तो है उनके पास, लेकिन ये जो स्ट्रीट पावर है ये इंतहा पसंदी की तरफ चली गई है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये आकर इस्लामाबाद में तोड़फोड़ करते हैं। ये पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक जितने इलाके हैं वहाँ फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ाई करते हैं, उनको फिर बाद में प्रोटेक्शन मिल जाती है। ये हर दफ़ा हो रहा है और उसका नतीजा यह है कि इनके कारकुनों के हौसले बढ़ रहे हैं। रियासत का बयानिया बेशक अपनी तरफ हो, अलग हो कि ये इसमें अफगान नेशनल हो सकते हैं, इसमें तरबियत याफ्ता हो सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें इन जो कारकुन है तहरीक इंसाफ का, उनका ये उनके लिए एक हॉबी बन चुकी है कि वो आते हैं और रियासती इदारों पर हमले करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, अमलाक पर हमले करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। नहीं होने चाहिए। आमिर खाकवानी साहब, आपको ऐसा लगता है जमात चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई दूसरी जमात हो, लेकिन इंतशारी सियासत को फ़रोग नहीं मिलना चाहिए? और अब जो हक़ाइक़ सामने आए हैं पाकिस्तान
رکن تحریک انصاف کے احتجاج کے خلاف آج DPO صاحب نے گفتگو بھی کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کچھ سخت ایکشن لینے جا رہی ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کو ظاہر ہے اپنا ایک پروون پولیٹیکل ایجیٹیشن کا حق تو ہے, لیکن اس کی ایک لیمٹس ہیں, اس کو ایک ایکسٹریم لیول پہ نہیں جانا چاہیے, چیزوں کو رولز کو اور قوانین کو ظاہر ہے ان کی پابندی کرنی چاہیے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حقائق سامنے آئے ہیں. DPO صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے نا, یہ ان کا ایک موقف ہے, پولیس کا دعویٰ ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے یہ ایسی پولیس نے کہ بہت سے دعوے جب مسلم نون کے خلاف بھی رہے, اسی پولیس نے اور انہی لوگوں نے ہی اسی طرح کے رانا ثناء اللہ پہ بھی کیس ڈالے گئے تھے جس میں ان سے منشیات برآمد ہوئی تھی, 10-15 کلو ہیروئن جب نہیں کیا, وہ ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ وہ کیس سارے غلط ثابت ہوئے. تو یہ دعوے حقائق تب ہوتے ہیں جب اس کو مطلب یہ جب انہوں نے ایک یہ پولیس کا ایک موقف ہے نا, ہم نے تو اپنے صحافت میں دیکھا کہ پولیس کا موقف ضروری نہیں کہ درست ہو اور بہت غلط نکلتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کو. الزامات سنگین ہیں, یہ آپ نے خود کہا برازیلین, جو میں نے بھی اس کی ڈیٹیل سنی پڑی اس کی کہ برازیلین یہ آنسو گیس کی شیلز اور یہ سنگین الزامات ہیں, ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک جوڈیشل انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہو. جوڈیشل کمیشن جو رپورٹ دے گا اسے ہم فیکٹس کے حقائق کا نام دے سکتے ہیں. ابھی تو ایک موقف ہے نا, ایک نقطہ نظر ظاہر ہے PTI جو اس کو مسترد کر رہی ہے نا, وہ تو اس کو نہیں مان رہی. تو پولیس افسر کی ایک اس کو تشویشناک ہو سکتی ہے, وہ ایک مطلب ایک قابل غور ہو سکتی ہے رپورٹ ان کی, اس لیے اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. عادل صاحب, آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان میں کچھ جوڈیشل کمیشنز کی جو روایات ہے, جو ہم ماضی میں دیکھیں, ان کا پس منظر دیکھیں اور ان کی جو رپورٹس بنتی ہیں وہ کمپرومائز رپورٹس ہوتی ہیں. ہمیشہ سے جو ہے جب اس طرح کے معاملات کے بعد کمیشن بنتے ہیں, ثانیہ مال ٹاؤن پہ کمیشن بنا, اس کی رپورٹ کے اوپر بہت سارے آبجیکشنز لگے دونوں طرف سے اس کے اوپر, لیکن کچھ نہیں نکلا اس کا. پاکستان میں یہ جو جوڈیشل کمیشن کی روایت رہی ہے اس میں کبھی بھی کچھ نہیں نکلتا. اس کے اوپر دونوں طرف سے جو ہے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے, لیکن جو ہم گراؤنڈ پہ جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ اس سے مختلف نہیں ہے. DPO جو بات کہہ رہے ہیں وہ گراؤنڈ پہ اس سے مختلف نہیں ہے. میں خود ڈی چوک کے اوپر جو ہے وہ موجود تھا, ہمارا چونکہ آفس بھی ڈی چوک کے اوپر ہے. جس قسم کا بیہیویئر تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے ہمیں نظر آیا, جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ فورسز کے اوپر حملے کیے, وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس کے لیے کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے. جو پرابلمز ہے تحریک انصاف کا وہ ہے لیڈرشپ نہیں ہوگی. آپ اپنے کارکن کو جو ہے بے لگام چھوڑ دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ آپ جائیں اور فورسز کے اوپر حملے کریں. آپ آنسو گیس کا جواب آنسو گیس سے دیں, آپ گولی کا جواب گولی سے دیں, آپ ڈنڈے سوٹیاں آپ ہاتھ میں پکڑیں, آپ گلیلوں سے لوگوں پر حملے کریں. اگر آپ اس طرح کی اجازت اپنے کارکن کو دے دیں گے, اس کو کنٹرول نہیں کریں گے, تو یہی کچھ ہوگا, انتشار ہی پھیلے گا. اور پھر دیکھیں, ریاست کی کوشش ہوتی ہے کہ لاشیں نہ گریں, لیکن اگر اس کوشش کا فائدہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جو سیاست کرتی ہے, جس کو مینڈیٹ سیاست کرنے کا ملا ہے, اگر وہ انتشار پھیلاتی ہے تو اس کو جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو سدباب ہونا چاہیے. کمیشن سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا, لیکن جو حقائق ہیں ان کی بنیاد کے اوپر قانونی کارروائی ضرور ہونی چاہیے. ان عناصر حقائق کی بنیاد پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے. عامر کاکوانی صاحب, جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے جوڈیشل کمیشن کا قیام, ٹھیک ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن حقائق تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک منظم قصہ ایک موب تھا, بائفریکیٹ کیا گیا تھا لوگوں کو. کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس اسلحہ موجود تھا, کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس شیل موجود تھے, اور ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہ ایک وائرلیس سسٹم استعمال کر رہے تھے جس کی وجہ سے جو پولیس کا نظام ہے وہ خراب ہو رہا تھا اور وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ پوری ایک سازش کی گئی, ایک لابنگ کی گئی, اس کے بعد یہ لوگ باہر آئے؟ دیکھیں, میں پھر یہ کہوں گا, حقائق تب ہوتے ہیں جب عدالت ان کو کوئی بھی الزام ہو, اس کو یعنی کبھی بھی ایک فریق کی کہنے پہ وہ حقائق نہیں بن جاتے. حقائق تب بنتے ہیں جب ان کو کوئی انڈیپینڈنٹ باڈی, خاص طور پہ جب عدالتی نظام, عدالتیں اگر فیصلے سنائیں تب ہم کہیں گے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے. اگر مطلب میں فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ابھی ان کے DPO اٹک صاحب کی یہ جو اسٹیٹمنٹ جن کے ایویڈنسز ہیں, اگر عدالت کسی عدالت میں جب ان کو چاہیے کیسز عدالت میں دائر کرے نا,
दहशतगर्दी की कोर्ट्स हैं या हाँ क्वारी साहब, वो तो चले जाएंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी तो कुछ होती है ना, आंखों देखा हाल भी तो बयान किया जा रहा है जिस तरह से। देखिए ऑन ग्राउंड सिचुएशन तो ये है कि एक वाकया हुआ, ये हमारे सामने है, ठीक है, एक वाकया हुआ और वाकये में गोलियां भी चली, कैजुअल्टीज भी हुई और कैजुअल्टीज उसमें तहरीक इंसाफ की हुई है, उनके लोग जख्मी हुए हैं। ये जो दूसरे लोग सारे लोग डी चौक पे पूरा मीडिया था, 12 लोग जमा हुए जी, सबने मुख्तलिफ बातें की, अहमद मीर जैसे लोग ने और सीनियर सहाफियों ने, कैजुअल्टीज हुई हैं, फिर निशाने बने हैं और एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये हुआ है कि पीटीआई के लोग इसमें भागे हैं, वही पसपा हुए हैं। ऐसा नहीं हो कि फोर्सेस पसपा हुई हो, अगर उनके पास कोई इतने पावरफुल आंसर चल से तो फोर्सेस को पसपा होना चाहिए था। पर मैं डीपीओ की इनकी एविडेंस को रद्द नहीं करता, मैं तो सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है, बहरहाल हम उनको किसी मामले को इन्वेस्टिगेट करने का तरीका यही है ना। देखिए लॉ पाकिस्तान में कानून है ना, कोई कबायली निजाम तो यहाँ पे है नहीं कि आप यहाँ पे एक पंचायत बुलाएंगे और फैसला सुना देंगे। हमारे यहाँ कोर्ट्स है ना, हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कवानीन है, अगर और जुडिशियल कमीशन भी कवानीन के तहत ही बनते रहे हैं। माजी में अगर जुडिशियल कमीशन की बात की रिपोर्ट सही नहीं आई या उन पर डिले हुआ या जो हुआ तो उसको दूर कर सकते हैं ना। ये तो यही समझता है कि पाकिस्तान में कभी ठीक है, कुछ ऐसे हकाइक हैं या आप कह दें कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो सामने आ गई हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि जुडिशियल कमीशन का क़याम जो है वो बड़ा नागुज़ीर है। इफ्तिखार साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आज डीपीओ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये एहतजाज नहीं था, ये तो इंतशार फैलाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या आपको लगता है कि ये उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही गले पड़ गया है एहतजाज? देखें, जो एहतजाज जिस तरह हुआ और उसके बाद की जो सूरत हाल है, दोनों साइड्स अपने अपने मौक़िफ़ को जो है वो तरजीह दे रहे हैं और बयानात उसी तरह जो है वो सामने आ रही हैं। जो डीपीओ हैं उन्होंने जलसे से पहले भी जो है स्टेटमेंट दी थी और जलसे के बाद भी अब दोबारा जो हुआ है उसमें स्टेटमेंट जो है दी है। उनका स्टांस जो है वो थोड़ा, ऑब्वियसली वो स्टेट के नुमाइंदे हैं तो स्टेट की बात करेंगे, लेकिन वो उस वक्त की बात कर रहे हैं क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कंटेनर्स और पुलिस वाले थे, ऑलमोस्ट 4,500, वो खैबर पख्तूनख्वा और जो अटक सवाबी और अटक के दरमियान में जो बाउंड्री है वहाँ पर लगे हुए थे और वो जगह आधे घंटे के अंदर उन्होंने जो है वो प्रोटेस्टर्स ने क्लियर कर दी। इसके अलावा जो अटक पुलिस के कुछ जवान जो थे उनको शदीद चोटें भी आई थी और उनको जो है सवाबी के हॉस्पिटल में जो है वो रखा गया था। ये तो मुझे फर्स्ट हैंड पता है क्योंकि हम उसके साथ जो है वो जा रहे थे और कवर भी कर रहे थे और उनके पास लोगों को बांध कर जो है वो मारा भी गया था। तो वो तो ऑब्वियसली ये मौक़िफ़ जो है वो सामने लेकर आएंगे, उनका एक हक भी बनता है और वो ऑब्वियसली स्टेट फंक्शनरी है जिनको जो है मार पड़ी है। लेकिन पुलिस वालों के साथ जो जनरली मेरी बात हुई, और चाहे वो पंजाब पुलिस हो या खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हो, वो एक कशमकश में मुब्तला हैं और वो इस कशमकश में मुब्तला थे कि जिस टाइम ये सारे लोग जा रहे थे उस टाइम तो इनको इंतशारी और सब कुछ जो है वो बुलाया गया, लेकिन जिस टाइम इनको सेफ पैसेज दिया गया और वापस जाने का रास्ता दिया गया तो तब ये ऑर्डर्स आए कि किसी को रोकना नहीं है, सबको वापस जो है वो जाने दें। तो जो अटक डीपीओ का जो स्टेटमेंट है वो ऑब्वियसली जुमानी है और वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ से जो है वो गिला नहीं कर रहे बल्कि स्टेट ऑफ अफेयर से भी गिला कर रहे हैं कि बार बार पुलिस को ही जो है वो क्यों जो है वो टारगेट किया जाता है, इसके अलावा और बाकी किसी को जो है वो क्यों नहीं, और पुलिस के ऊपर ही सारा जोर होता है। बल्कि आयरॉनिकली इल्ज़ाम जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो बाकी इदारों पर जो है वो लगाती है और उन्होंने जाके FIR जो है वो जो दरख्वास्त दी है पेशावर के अंदर वो इस्लामाबाद के IG के खिलाफ जो है वो दिए, जैसे पुलिस के कंट्रोल में सब कुछ। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिक्स है और ये बयानिए जो है वो चलते रहेंगे और एक दूसरे पर केसेस भी बनते रहेंगे और जब तक स्टेट इस बात का फैसला नहीं कर लेती कि अब हमने क्रैकडाउन करना है। मेरे ख्याल में इस टाइम पर जो सिचुएशन है अभी भी वेट एंड सी वाली पॉलिसी है, उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग तहरीक इंसाफ और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान में है, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान कुछ ना कुछ जो है बातचीत जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से जो गवर्नर राज की बातें हैं वो भी दफन हो गई हैं और जो उसके बाद की जो बात थी कि हम इनके खिलाफ जो मेजर क्रैकडाउन करेंगे उसमें इक्का दुक्का लोगों के खिलाफ ही हुआ है। बाकी अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और ढकी छुपी बातचीत भी हो रही है? आदिल साहब, आपको भी ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान? देखिए, जो आज बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात के बाद जो
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का बयानिया था वो तो बिल्कुल उसने उनको उल्टा के रख दिया उन्होंने जो 12 शहादतों की बात की है उसमें ये स्पेसिफिक उन्होंने नहीं कहा कि ये तहरीक इंसाफ की 12 शहादतें हुई है। उन्होंने रेंजर्स पुलिस और तहरीक इंसाफ की बात की है, यानी कि उन्होंने कोई फिगर कोट नहीं किया, यानी कि जो एक बयानिया, एक अलमिया, एक जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक कैंपेन चलाई जा रहा था कि उनके दर्जनों और सैकड़ों जो है वो कारकुन जो है वो शहीद हो गए, वो बिल्कुल आज बैरिस्टर गौहर ने उसके खिलाफ बात की है। दूसरी चीज जो उन्होंने की है, उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि उनकी जेल में उनको शायद किसी और की तहवील में दे दिया गया है, किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया, उनकी हालत बहुत खराब है। तो आज जो बैरिस्टर गौहर का जो बयानिया है, जो बयान उन्होंने दिया है बानी पीटीआई से मुलाकात करने के बाद, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है बाकी जो तहरीक इंसाफ का जो हमने पिछले 3-4 दिन में हम बयानिया देखते आ रहे थे। तो लगता ऐसे है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस है, उस वक्त भी सबसे बड़ा अलमिया और मसला यही था कि बुशरा बीबी उसकी क़यादत कर रही थी, जो जिनकी सियासत की अलग बे का भी जिनको नहीं पता था, जो पॉलिटिकल मामला जिनके बारे में पार्टी खुद कहती थी कि उनका जो है वो सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो लेकिन वो मॉब को क़यादत कर रही थी, मॉब को जो है प्रवोक कर रही थी कि हमने डी चौक पर जाना है, हमने एहतजाज करना है। तो अब जो स्ट्रेटजी की तब्दीली मैं देख रहा हूँ तहरीक इंसाफ के अंदर, जैसे कल अली मोहम्मद की जो हमने ऑडियो सुनी, आज बैरिस्टर गौहर की जो गुफ्तगू सुनी, तो उससे लगता यह है कि अब एक दफा फिर इसका डैमेज तो बहुत हुआ है तहरीक इंसाफ को, इस मूवमेंट का जो 24 की कॉल थी और उसके जवाब में जो कुछ हुआ, चाहे फोर्सेस की तरफ से हुआ हो, चाहे जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से हुआ हो, तो उसको अब पॉलिटिकली जो है वो माइंडसेट के साथ जो है तहरीक इंसाफ आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। एक तब्दीली तो आई है और तब्दीली में जो पार्टी का बयानिया है वो भी तब्दील हुआ, तो इससे लगता है कि बातचीत के दरवाजे खुले छोड़े गए हैं कि हम आपकी उस पर जो है वो चलते हैं, उस बयानिए से पीछे हट जाते हैं जो बाकी पार्टी रहनुमाओं की तरफ से लिया जा रहा। तो अच्छी चीज तो यही है कि जो पॉलिटिकल अच्छी चीज भी है और मेरे ख्याल में समझदारी भी यही है और वक्त की जरूरत है। इफ्तिखार साहब, जिस तरह से आपने तो इशारा दे दिया, आपको लग रहा है कि हवाओं का रुख बदल रहा है? देखें, जो सिचुएशन बन रही है उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, बिल्कुल, और उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ फैसले जो है वो किए जाएंगे। शायद वो फैसले पूरे तरीके से PMLN को भी पसंद नहीं होंगे और शायद वो PTI को भी पूरे तरीके से पसंद नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता दोनों को दिया जाएगा कि इस मुल्क में किसी ना किसी तरीके से इस्तेहकाम जो है वो पैदा हो। तहरीक इंसाफ का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला ये होगा कि जो उसके वो वर्कर्स जो पॉलिटिकल वर्कर से कम ज्यादा जो है वो इश्तियाली हैं, जो हर बात पर जो है स्टेट के खिलाफ चले जाते हैं, या उनके वो पार्टी लीडर्स जो शायद पार्टी लाइन जो है वो टो करना नहीं चाहते, या उनको पता नहीं है कि एक्चुअली पार्टी लाइन है क्या, या जानबूझ के वो उसके खिलाफ जो है वो जाते हैं। मेरे ख्याल में वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और उसका हमने एक असर जो है वो धरने के अंदर भी जो है वो देखा कि आइडिया कुछ और था और बन गया उसे कुछ और अब उसको जो है जोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही, जो चीज जो है वो टूट गई थी। तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम दोनों साइड पे रहेगी। जहां तक स्टेट ऑफ पाकिस्तान का जो है उसे एक चीज तो है वो क्लियर है कि वो मजीद जो है इस किस्म की कॉन्फ्रंटेशन जो है वो नहीं चाहते। ठीक है, यानी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इस वक्त की अहम ज़रूरत है और जमातें, जो सियासी जमातें हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि अगर मामलात अफ़ाम तफ़हीम से और मुज़ाकरात से और बातचीत से हल हो जाएं तो इसकी तरफ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में आएगी और कुछ हालात बेहतर नज़र आएंगे। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे बानी PTI की तबीयत के हवाले से, जो बिल्कुल ठीक हैं, ये कहा गया है बैरिस्टर की जानिब से। उन्होंने क्या कहा, जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सोरी साहब ने ये दावा किया था कि बानी PTI इमरान खान की जान को जेल में ख़तरा है और जेल में उन्हें कोई ऐसी चीज़ दी गई है जिससे उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा है। मज़ीद उन्होंने कहा कि इमरान खान को छोटे से कमरे में रखा हुआ है, जहरीला स्प्रे किया गया, इस तरह की अफवाहें फैलाई गई, जिसके बाद मज़ीद कायास आराइयाँ फैलने लगीं। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की इमरान खान
خان صاحب سے اور ملاقات کرنے کے بعد جب وہ باہر آئے تو میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ خرابی صحت سے متعلق جتنی بھی باتیں تھیں وہ غلط ہیں, الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور آج ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے. سوال یہ ہے عادل صاحب کہ اگر بانی پی ٹی آئی بالکل تندرست ہیں تو پھر اس طرح کا بیانیہ کیوں بنایا گیا, کیوں جھوٹ پھیلایا گیا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف جو ہے وہ شروع سے ہی اسی طرح کا بیہیویئر ہے اس کا. جب بانی پی ٹی آئی کے ساتھ باقی پارٹی کا جو ہے رابطہ منقطع ہوتا ہے, ان کی خیریت جو ہے وہ باقی جیسے مختلف کیسز کے دوران جو ہے وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کی بہنوں کی بھی ہوتی ہے, وکلا کی بھی ہوتی ہے, تو ایک پراپر جو جسے کہتے ہیں کمیونیکیشن کا ایک سسٹم موجود ہے جو بانی پی ٹی آئی اور باقی پارٹی کے درمیان ہے. جب وہ منقطع ہوتا ہے تو اسی طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کو باقاعدہ اس پروپیگنڈے کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور ایک ایسی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ جیسے خدا نخواستہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے جا رہا ہے یا حادثہ ہو گیا ہے یا ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. تو یہ تحریک انصاف جان بوجھ کے یہ پروپیگنڈا کرتی ہے. جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو 24 نومبر کی کال ہے اس کے بعد سے جو رابطے منقطع ہوئے تھے, بات چیت کا جو سلسلہ جو ہے ختم ہوا تھا, اس کے بعد سے جو ہے وہ اب قاسم سوری صاحب جو ہے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں. ان کو کس نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی صورتحال بن چکی ہے یا ان کو اٹھا کے کسی اور جگہ قید کر دیا گیا ہے؟ تو بیسیکلی وہ پروپیگنڈا باہر بیٹھ کے کیا جاتا ہے اور پھر اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے باقی سوشل میڈیا نیٹ ورک کی طرف سے. تو اس طرح کی جو ایک یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے کہ جب بھی ان کے رابطے منقطع ہوں گے وہ ایک ایسا واویلا کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک حکومت کے جو ہے وہ اس میں ہے, جیل میں بند ہیں, تو کس طرح سے ممکن ہے کہ ان کو خدا نخواستہ کوئی ایسی ان کے ساتھ حرکت ہو جائے اور جو ان کی جان کی مسائل ان کے لیے پیدا ہو جائے. اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ فیصل واڈا جو ہے جو جن کے بارے میں ایک خاص قسم کی رائے ہے, وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں یا کس کے کہنے پر گفتگو کرتے ہیں, وہ ایک الگ قسم کا بیانیہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اس سارے عرصے کے دوران. انہوں نے بشرا بی بی کے اوپر اور بہت ساری جو اور عادل صاحب جس طرح ہم بات کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ پرانی روش ہے, پروپیگنڈا بنایا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا جو پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے اس کے بعد قیاس آرائیاں پھیلائی جاتی ہیں, ریومرز پھیلائی جاتی ہیں, سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین چلائی جاتی ہے, اس کے بعد آرام سے آ کے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ سب تو غلط ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو افتخار صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اس طرح جھوٹے بیانیے بنا کے, اس طرح کے پروپیگنڈا کریٹ کر کے؟ انفارچونیٹلی یہ پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہے اور یہ صرف تحریک انصاف کی بات نہیں ہے بلکہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس والی بات بھی کوئی اتنی ماضی بعید کی بات نہیں ہے, قریبی کی بات ہے کہ یہ بیانیہ ادھر سے بھی جو ہے وہ بنایا گیا. جب بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو ہے وہ شکار بنایا جا رہا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز اس قسم کے ہتھ کنڈے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک بانی پی ٹی آئی کا جو ہے وہ تعلق ہے اور عمران خان کی اپنی شخصیت کا تعلق ہے, میرے خیال میں ان کی اپنی سٹیٹمنٹس جو ہے ان کی اپنی پارٹی تک جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچتی, تو ان کی صحت کے حوالے سے یا باقی ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے چہمگئیاں جو ہے وہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ سب میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اشکال جو ہے وہ موجود ہے کہ آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. لیکن چونکہ تحریک انصاف کی جو فالوئنگ ہے وہ ایک یوتھ بریکٹ کے اندر ہے, اس میں زیادہ میچور لوگ جو ہے وہ نہیں ہیں, وہ سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک اور ٹویٹر اور فیس بک سے جو جتنی بھی خبریں ہیں ان سب پر یقین جو ہے وہ کرتے ہیں. اس لیے اس میں یہ ابہام جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ ان کو کسی بھی لائن پہ لگا دیا جائے تو وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ چلتے رہیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اسٹیٹ کا بھی جو ہے وہ قصور ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ جب آپ مین سٹریم چینلز کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگا دیں گے اور وہ حقائق جو ہے وہ بیان نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے خاکوانی صاحب, آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ڈائریکٹ اسی طرح سے ایز اٹ از نہیں پہنچتی ہیں ان کے کارکنان تک اور رہنماؤں تک, اور اسی وجہ سے یہ ایشو کریٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے کچھ مسائل تو ہیں اور بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. افتخار صاحب نے جب بھی کہا کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل بیانیے اس طرح کے بنتے رہتے ہیں, جب مسائل ہوتے ہیں
पॉलिटिकल पार्टी PMLN भी करती रही है, उस जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती रही, ये चलते रहते, तहरीक इंसाफ भी करती रही। वैसे इस बार तो ऐसा नहीं था कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने कहा, ये उमर अयूब ने नहीं कहा, बैरिस्टर गौहर ने नहीं कहा, असद कैसर वगैरह ने नहीं कहा, ये कासिम सूरी ने कहा, जो इस वक्त एक साबिक MNA है और बाहर बैठे हुए हैं। उनकी पार्टी में मतलब क्या हैसियत है, कोई भी नहीं, वो मरकजी कहीं पर स्टैंड नहीं करते, लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट उनकी अजीबोगरीब थी ना, और ऐसी थी, बहुत मुबालगामेज़ और इस तरह की खतरनाक थी, ज़ाहिर है इस वजह से मीडिया ने भी उसको कवर किया। तो एक गैर जिम्मेदाराना बात थी उस वक्त भी, जब हमने ये पढ़ी और ये सुनी तो हमें लगा, हम जानते हैं, जो कि आदिल साहब ने ठीक कहा कि वो जेल में है, तो जेल में सारी जिम्मेदारी जो है वो इंतजामिया पर आयद होती है, जेल पर भी और इंतजामिया पर, हुकूमत पे भी। तो कौन सी हुकूमत है जो इतना बड़ा अपने लिए मसला पैदा करने की कोशिश करेगी? तो गैर जिम्मेदाराना बात थी। तो अच्छा हुआ कि बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने खुद भी उसकी तरदीद कर दी, लेकिन ये बात ठीक है कि ऐसी स्टेटमेंट जैसी बेबुनियाद जो बातें हैं, इनको रोकना चाहिए फौरी तौर पे, तहरीक इंसाफ होना चाहिए, ताकि उनका, ताकि कल को अगर वो कि दुरुस्त बात हो, किसी मामले में वो बात कहें तो उनकी बात की क्रेडिबिलिटी हो। जब आप इस तरह के बयानात और जो बाद में गलत साबित हो जाए तो उससे डिस्क्रेडिट होते हैं, तो आपकी बात में वजन नहीं रहता। तो ये मसला, लेकिन साथ ये जरूर मैं कहूंगा, हुकूमत को भी चाहिए कि बानी PTI की मुलाकातों में पाबंदी ना लगाई जाए, क्योंकि जेलों में ठीक है, उनकी मुलाकातें होनी चाहिए। लेकिन आदिल साहब, अब मसला ये भी है कि पार्टी रहनुमाएं, उन्होंने मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर तैयार कर रखा है और वो कह रहे हैं कि हम बानी PTI तक पहुंचाएंगे। वो कह रहे हैं आपके पास पता नहीं कौन से पीर हैं, आप सब कुछ करके भी बाहर हैं, आपके खिलाफ FIR भी नहीं दर्ज कराई जाती, और हम जो हैं हमारे खिलाफ FIRs भी दर्ज कराई जाती हैं, हम प्रॉब्लम में हैं। ख़ासतौर पर बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत मरकजी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया है रहनुमाओं ने। देखिए, ये एक फेलियर तो है जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है, बैरिस्टर गौहर है या सलमान अकरम राजा है, उनकी कोई, अगर आप देखें तो कोई उनकी हैसियत कोई नहीं है। जिस दिन जो धरना जो है या एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद दाखिल हुआ था, उस वक्त बैरिस्टर गौहर जो कोशिश करते रहे, या संजानी का जो पैगाम उन्होंने जो है वज़ीर आला को पहुंचाया, तो उसका नतीजा क्या निकला? बुशरा बीबी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ना बुशरा बीबी का इमरान खान से राब्ता करवाया गया और एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दी गई कि बुशरा बीबी ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। तो बतौर चेयरमैन PTI उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो एक, जिसे कहते हैं कि डमी ओहदा उनके पास है। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दिया, वापस ले लिया। तो जब तक पॉलिटिकल लोगों को बानी PTI खुद जो है वो नहीं, जिसे कहते हैं कि उनको देंगे कि वो आगे बात को चला सके या कर सके। आज भी उन्होंने जो है वो बुशरा बीबी के इस सारे किरदार की जो है वो हमायत की है। उन्होंने कहा वो पॉलिटिकल खातून नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने धरने को बड़े अच्छे अंदाज में लीड किया। तो दूसरी तरफ वो, यानी कि उन्होंने खुद इंडोर्स कर दिया बुशरा बीबी की उस हरकत को, जिसके खिलाफ पार्टी ने पूरा एक बयानिया बनाया हुआ था कि ये जो भी कुछ हुआ है वो सारा का सारा बुशरा बीबी की वजह से हुआ। और अलीबा खान के हवाले से था कि उनको ये एहतजाज की जो कॉल है वो नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान खुद एक कंफ्यूजन जो है वो पार्टी के अंदर, इमरान खान साहब खुद कंफ्यूजन का शिकार है। इफ्तिखार साहब, जिस तरह से आदिल साहब कर रहे हैं कि जो मरकजी क़यादत पे जो लोग मौजूद हैं, जो ओहदे उनके पास मौजूद है, वो डमी ओहदे हैं, क्या खान साहब इनको ओन नहीं करते? और अगर नहीं करते तो फिर तब्दील कर दें? मेरे ख्याल में पार्टी खुद इस बात से कन्विंस नहीं है कि आया ये जनरल सेक्रेटरी हैं या चेयरमैन हैं। जो उसके पस पर्दा जो कहानियां हैं कि जो इस्तीफों की बात आई और सलमान अकरम राजा साहब की बात आई कि उन्होंने किस तरह कहा कि मैं जवाबदेह नहीं हूं और मैं बानी PTI को जवाबदेह हूं, किसी और को नहीं हूं। बल्कि जो तहरीक इंसाफ का वो डेलीगेशन जो इमरान खान से धरने के टाइम मिलने भी गया था, वापसी पर जब उनसे जो है वो बात हुई थी तो उन्होंने इसी बात का कहा था कि इमरान खान को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि बुशरा बीबी उसको लीड कर रही है। जब उनको बताया गया तो उन्होंने कहा कि अगर लीड कर रही हैं तो बस आप इसको रहने दें, क्योंकि सिचुएशन जब आपका लीडर जो है वो जेल में होता है और जो कम्युनिकेशन के लिए लोग जो इस्तेमाल किए जाते हैं तो 100% कम्युनिकेशन वो नहीं कर सकते, बल्कि उनके जज्बात और उनकी बातें भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात भी करना जो है वो जरूरी है, क्योंकि फिर मैं दोबारा हिस्ट्री की तरफ जाऊंगा कि तहरीक इंसाफ जब इमरान खान बाहर भी थे तब भी उनकी बातों के अंदर ऐसी जो है वो झोल जो है वो था, वो करते कहते कुछ और थे और होता पार्टी में कुछ और था और फिर बाद में उसी को जो है वो तस्लीम किया जाता है। तो ये उनकी एक तर्ज सियासत है।
लेकिन अगर आप इस पर्सपेक्टिव से जो है आपको लगता है कि ये उनकी तर्ज सियासत है और ओवरऑल ऐसा लगे अल्लाह के रहमो करम पे ये पार्टी चल रही है, कोई ऐसा शख्स अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी लीडरशिप हमें नज़र नहीं आ रही जो इस तमाम तर जो मॉब है या आप कहें कि कारकुनान का जो जत्था है उसको लीड कर सके। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे तो एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे। इंटरनेट स्लो है और अवाम परेशान है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज खासी मुतासर हैं, बहुत स्लो चल रहा है इंटरनेट, जिससे सार्फिन को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह रही हैं कि डेटा सर्विस पर तमाम ऐप्स 100% दुरुस्त काम कर रही हैं और स्पीड भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आदिल साहब, कितना मुतासर कर रहा है ये इंटरनेट का जो इशू है पूरे मुल्क में? हम देखते हैं फ्रीलांसर्स जो हैं वो परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, आवाम परेशान है। ये क्या ऐसा मसला बन गया है कि जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा? मसला तो कोई ढका छुपा नहीं है, सबको पता है कि जो तहरीक इंसाफ का जो बयानिया जिसको फैलाने में सोशल मीडिया का अहम किरदार हमेशा से रहा है, और इस वक्त भी जो 26 नवंबर का जो इंसिडेंट था उसके बाद जिस किस्म की वीडियो शेयर की गई या जिस किस्म की पोस्टें जो हैं वो शेयर की गई और उसके रद्द-ए-अमल में जो जिस किस्म का एक बयानिया बिल्ट हुआ, तो वो बुनियादी वजह तो वही है और यही एक बुनियादी वजह है। 8 फरवरी के इलेक्शन में भी हमें यही सारा कुछ नज़र आया था और उसके बाद जितनी भी दफ़ा तहरीक इंसाफ का एहतजाज इस्लामाबाद आया और उसके नतीजे में जो भी कुछ हुआ है, उसके बाद जो बयानिया बनता है, जो इल्ज़ाम तराशियाँ की जाती हैं, जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, बुनियादी तो वही वजह है कि उसी वजह से सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगती हैं। लेकिन ये मसले का हल तो नहीं है। आप सिर्फ इससे तहरीक इंसाफ ने जो मकासद हासिल करने हैं वो कर ही रही है उसी तरीके से, लेकिन असल नुकसान जो हो रहा है वो उन जो फ्रीलांसर्स हैं जो 30 लाख के करीब हैं, जो और बहुत सारी जो आईटी कंपनियां हैं जिनका सारा बिजनेस का दारोमदार जो है वो इसके ऊपर है, वो इससे मुतासिर हो रही हैं। इससे सिर्फ उनको माली नुकसान नहीं हो रहा, हुकूमत को भी जो है बिलियंस ऑफ रुपीस का जो है वो डेली बेसिस पे नुकसान हो रहा है। तो हुकूमत को जो है वो थोड़ा सा मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, इसको जो है वो सार्फिन के लिए चीज़ों को आसान करना चाहिए। जो प्रोपेगेंडा है वो तो चलता रहेगा, उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। अगर कोई गलत बयानी से काम ले रहा है उसके खिलाफ जो है वो कानून मौजूद है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर आप कानून बनाने के बावजूद उस पर इम्प्लीमेंट ना करें और उसको उन लोगों को इसी तरह आजाद छोड़ दें कि वो एक गलत प्रोपेगेंडा करें, गलत बयानिया बनाएं, बिल्कुल ऐसी कानून साजी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में कानून साजी ही एक लॉन्ग टर्म एक ऐसा प्लान होगा जिस पे अमल दरामद करके इसके मसलों को हल किया जा सकता है। लेकिन इंटरनेट की जो स्पीड है उसको स्लो कर देना ये इस मसले का हल नहीं है। इफ्तिखार साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि प्रॉपर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए? ये क्या मसले का हल हुआ? ये तो कबूतर की तरह आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। देखिए जी, मुझे सिर्फ लगता नहीं है बल्कि महसूस भी होता है, क्योंकि इस प्रोग्राम के दरमियान में जो है वो इंटरनेट तकरीबन 3 बार जो है वो डिप हो चुका है। तो मुझे तो आई मीन इस बात का आई ऑनेस्टली आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स कि हम बतौर हुकूमत जो है वो चाहती क्या है स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आई मीन के करना क्या चाहती है। एक तरफ आई मीन मैं ये समझ सकता हूँ कि ठीक है बयानिए की जंग है, फेक न्यूज की जंग है, और भी बहुत सारे इश्यूज जो है हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपने पूरी कौम को जो है वो कट आउट जो है वो कर देना है। और फ्रीलांसर्स की आप बात कर रहे हैं, डेली बेसिस पर सारी कम्युनिकेशन जो है वो इंटरनेट पर हो रही है। ये सिर्फ जो है एक सिविक मसला जो है वो नहीं है, बिजनेस मॉडल ही आप सारा जो है वो फेल कर रहे हैं। तो अगर आप कोई चीज बंद भी कर रहे हैं तो उसकी ऑल्टरनेट तो कम से कम जो है वो दें। बिल्कुल ऐसे। और एक जानिब हम आईटी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं खाकवानी साहब, और दूसरी तरफ हम इस तरह के इकदाम उठा रहे हैं, तो आपको भी ऐसा लगता है कि मसले का ये हल नहीं है, मसले का कोई प्रॉपर हल निकलना चाहिए? बिल्कुल ठीक आपने कहा, मसले का हल निकलना चाहिए। मैं तो लेकिन इसके साथ मैं तो ये सोच रहा था कि जो हमारी आईटी की फेडरल मिनिस्टर है वो जो बातें कर रही हैं हम सब जानते हैं कि वो गलत बोल रही है। तो जिस तरह एक फेडरल मिनिस्टर की स्टेटमेंट पे हमें यकीन नहीं कर रहे, तो एक डीपीओ की स्टेटमेंट पे भी इतना ज्यादा यकीन जल्दी नहीं करना चाहिए। मैं पहले शुरू से बात कर रहा था। जहाँ तक आईटी की बात है, देखें हमने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया हुआ है एक्सपोर्ट का, और बड़े दावे खुद इसी हुकूमत किया है कि आईटी एक्सपोर्ट को उठा के 5 सालों में $40 बिलियन ले जाएंगे और क्या करेंगे।
اور یہ جو حال کر رہے ہیں اس سے وہ برباد ہو رہے ہیں. آن لائن کام کرنے والے لوگ ہزاروں لاکھوں میں لوگ ہیں اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ فائبر پہ اور اپر پہ کرتے ہیں وہاں تو ٹائمنگ بہت اہم ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے آپ کو اسائنمنٹ ملی, کام ملا, آپ نے ٹائم ہوتا ہے کہ ایک دن میں 2 دن میں 12 گھنٹوں میں 10 گھنٹوں میں آپ نے کرنا ہے, تو آپ نہیں کر پائیں گے تو وہ رو رہے ہیں, لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں. اور اس کا اور دیکھیں بیانیے کا جواب بیانیے سے دینا پڑتا ہے, ان پابندیوں سے نہیں ہوتا بیانیہ. مطلب آپ اگر یہ ہوگا کہ ٹویٹر انہوں نے بند کیا ہوا ہے, ایکس کو بند کیا ہوا ہے, تو اس سے کیا فرق پڑ گیا. اگر یہ فائر وال کو اور سخت کر لیں گے تو الٹیمیٹلی دیکھیں اگر 1 لاکھ لوگ اگر فیس بک پہ پوسٹیں لگائیں گے تو خود نیریٹو بن جائے گا. آپ اس سے کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ ویڈیوز کو روک لیں گے نا اس طریقے سے فائر وال کے ذریعے, چیزوں کے ذریعے, لیکن آپ الٹیمیٹلی یوزرز کو نہیں روک سکتے نا. بالکل ایسے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں خاقانی صاحب, بیانیے کا جواب بیانیے سے دینا چاہیے, اس طرح کی پابندیوں سے نہیں جس سے پوری عوام متاثر ہو. ناظرین پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.